21 से लेकर 23 जनवरी के बीच में इन 3 दिनों में हमें दिल्ली के अंदर रायसीना डायलॉग हमें देखने को मिला। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये भी कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही हैं, एंड जिस वजह से मॉस्को के पास यानी कि रशिया के पास कोई खास ऑप्शंस नहीं है। अब रशिया के ऊपर क्योंकि डोर्स इस तरह से क्लोज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है चाइना के ऊपर। एंड इस वजह से कंट्रीज को ये चाहिए कि आप रशिया को ज़्यादा ऑप्शंस दें, ताकि वो भी इस तरह से जो डिपेंडेंसी है अपनी चाइना के ऊपर, उसको धीरे धीरे करके कम कर पाए। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने बीजिंग यानी कि चाइना को भी काफ़ी सुनाया, जहाँ पर उन्होंने बात करी कि चाइना जो इस तरह से माइंड गेम्स खेल रहा है और कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के साथ बॉर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल अपने आप में गलत है। एक और देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिली है, जो हमें ये दिखाती है कि सरकार का क्या रवैया है विद रिगार्ड्स टू जो नए नए आपके जनरेटिव टूल्स आ रहे हैं। दरअसल में क्या हुआ, एक यूज़र के द्वारा, जैसे पहले तो आप ये जानते हो जैसे चैट जीपीटी होता है। अब चैट जीपीटी के माध्यम से आप कोई भी उससे सवाल पूछो तो सामने आपको उसका अच्छे से जवाब देखने को मिल जाता है। हमने देखा है ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी। एंड इवन मैंने आपको ये भी समझाया था कि जैसे चैट जीपीटी है वैसे गूगल के द्वारा जेमिनाई भी लॉन्च किया गया है ना। अब एक यूजर के द्वारा ये पूछा गया कि क्या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो फासिज्म को बिलोंग करते हैं या फासिस्ट हैं वो। देखो जब हम बात करते हैं ना फासिस्ट की, यहाँ पर बात होती है फार राइट जो आइडियोलॉजी होती है उसकी बात होती है। एक ऐसे लीडर की बात होती है जो काफी डिक्टेटरशिप में बिलीव करता है। वहां पर इंस्टीट्यूशंस का बहुत उनके इंस्टीट्यूशंस की जो पावर होती है वो बहुत कम कर दी जाती है। ओपोजिशन की पावर कम कर दी जाती है, उनको जबरदस्ती दबाया जाता है। इनको बोलते हैं फासिस्ट। और दरअसल में जो गूगल जेमिनाई था उसने रिप्लाई कर दिया कि कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि शायद ऐसा फासिस्ट है वो। अब इसके वजह से यहाँ पर ऐसा हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बताया गया कि जो गूगल जेमिनाई का ये जो रिप्लाई है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे आईटी रूल्स को यहाँ पर वायलेट करता है। तो यानी कि सरकार बहुत ही हैविली क्रैकडाउन कर रही है इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ताकि उसका मिसयूज कहीं ना कहीं रुके। आप इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। दोस्तों डेट है आज की 24 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्टार्टिंग। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है ना, तमिलनाडु के अंदर आपको थूथुकुड़ी करके जगह एक देखने को मिलती है। वहां पर वेदांता का जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट था उसकी रीओपनिंग की बात चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया है। पहले ये मुद्दा वहां के हाई कोर्ट्स वगैरह में भी गया था, पर अब जाके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया है। एक्चुअल में आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। हमारे पास ना, जैसे आप जानते हो, जैसे नेशनल या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह से हमारे पास होते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दरअसल में 1974 के अंदर वाटर एक्ट आया था। उस वाटर एक्ट के माध्यम से सीपीसीबी को भी और आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भी इनको एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि ये 1974 का जो एक्ट था इसमें बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास। 1981 के एक्ट के अंतर्गत इनको पावर्स काफ़ी दे दी गई। एंड कहीं ना कहीं फिर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ना, उसको यहाँ ये मदद करते हैं आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेट्स के लिए तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए, पर जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर हमें पीसीसी यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी देखने को मिल जाती है। पर इन सभी के साथ ना थोड़े कुछ ना कुछ इश्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, काम बहुत सारा है पर कहीं ना कहीं लोग बहुत कम है, और जो लोग हैं भी उनको एनवायरनमेंट के अंदर शायद उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही साथ बहुत कम मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी होने की वजह से बहुत अच्छे से ये काम नहीं कर पा रहे। अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ना आइडेंटिफाई ये किया है कि जो तमिलनाडु का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। ये जो वेदांता के जो प्लांट था उसकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स पाइल अप हुए, तो यानी कि यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काफी सुनाया गया अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बात अगर करें देखो आपके जो सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो जैसा मैंने आपको समझाया 1974 के वाटर एक्ट से ये बना था। पावर इसकी और बढ़ गई एयर एक्ट 1981 के अंदर। काम इसका यही है कि अलग अलग आपका जैसे एयर की क्वालिटी हो गया,
आपकी वाटर की क्वालिटी हो गया, कहीं ना कहीं इनको कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी टेक्निकल सर्विसेज हैं वो भी यहाँ इसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गिनी वॉर्म डिजीज, या फिर इसको ड्रैकुनक्यूलोसिस भी नाम से भी जाना जाता है। देखिए दरअसल में ना अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में अगर हम बात करें इसके केसेस की, तो आज के समय केवल और केवल इसके 6 केसेस रह चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि हम काफी क्लोज हैं इस पर्टिकुलर डिजीज को दुनिया भर से एलिमिनेट करने के अंदर। देखो अच्छी बात इस तरह से भी है कि अगर आप जाओगे ना आज से 40 साल पहले, लगभग 1980s के आसपास, तो ऐसा देखने को मिलता था कि दुनिया में लगभग 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख के करीब करीब केसेस हमें गिनी वॉर्म डिजीजेस के देखने को मिलते थे। पर धीरे धीरे करके हमने इसके ऊपर काम किया एंड अकॉर्डिंगली ये नंबर ऑफ केसेस आप देखोगे 2 साल पहले 14 थे, फिर 13 हो गए, और अब तो सिर्फ 6 केसेस ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसी डिजीज है, हमने तो कभी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अभी सुन लोगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपका, जैसे मान लो आप पानी पीते हो, हाँ सर, पानी देखो, अगर गंदा पानी है, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो गंदे पानी के अंदर, कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर बहुत ही छोटी छोटी स्पीशीज होती हैं जिनको हम कोपेपॉड बोलते हैं, ठीक है। इन कोपेवॉड्स के अंदर मतलब ना वॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, जो लार्वा वगैरह होता है इन कोपेपॉड्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। एंड अगर मान लो हमने वो गंदा पानी पी लिया, हमारे वो अंदर चला जाएगा, हमारे अंदर तो चला गया, पर जैसे ही कोपेपॉड्स की डेथ होती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लार्वा है ये रिलीज हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली हमारे स्टमक के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है एंड इस तरह से आगे और बढ़ता रहता है। फिर कई बार ना हमें अचानक में लगता है यार पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पैर में छाले पड़ रहे हैं, तो एक्चुअली में पता क्या है, वो जो वॉर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं ना, वो आपके पैरों के माध्यम से वहां निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डिजीज होती है, इतना ज्यादा दर्द होता है, इसी को हम यहाँ पे गिनी वॉर्म डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो देखो ये बात अच्छी बात है कि हम ये एलिमिनेट कर चुके हैं, पर डेफिनेटली दुनिया भर में भी ये एलिमिनेट बहुत जल्द होने वाली है, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको कह दिया, कौन इसको ट्रांसमिट करता है, वो आपको ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये पैरासाइट के माध्यम से इस तरह से फैलता है। ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। अफ्रीका की कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा इन्होंने इफेक्ट किया है पास्ट के अंदर, पर अब तो देखो सब जगह काफी हद तक अच्छी चीजें ही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं आता, पर बाद में जब 6 महीने या 1 साल के बाद कहीं ना कहीं आपके टांगों में, आपके पैरों में इस तरह से ना छाले पड़ने लग जाते हैं एंड कहीं ना कहीं वो एक तरीका होता है उन वॉर्म्स का आपकी बॉडी से बाहर निकलने का। ध्यान रखिएगा इसके लिए कोई भी ड्रग या कुछ नहीं है, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। कुछ हद तक हाँ, क्योंकि आपकी स्वेलिंग वगैरह आई हो सकती है, उसमें आपकी मेडिसिन हेल्प कर सकती हैं, बट देर इज नो वैक्सीन एंड नो ड्रग टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओनली थिंग इज कि अगर आप कहीं ना कहीं आपका जो पानी है ना, उसको आप साफ करके पियो, अच्छे से फिल्टर वाला पानी पियो, क्लोरिनेशन वाला, ठीक है ना, तो ताकि ये सब चीजें आपके बॉडी के अंदर ना एंटर हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू अल्बानिया। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर हम बात करें, अल्बानिया और भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर हो रहे हैं। वो कैसे पता लग रहा है सर? वो ऐसे पता लग रहा है कि अल्बानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला है कि अल्बानिया एक अपनी एम्बेसी खोलेगा नई दिल्ली के अंदर, एंड उसी तरह से आपका मतलब हमारा जो भारत है वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन इसका होगा अल्बानिया की कैपिटल तिराना के अंदर। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि दोनों देशों के रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे हैं। एंड अगर हम बात करें ना, देखो आप लोगों के साथ मैंने इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, ठीक है ना, IMEC के बारे में भी चर्चा करी थी। बेसिकली जब हमारे G20 का डिस्कशन हुआ था, ठीक है, उस टाइम के ऊपर आप जानते होंगे कैसे इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है। जो ये आप रूट सामने देख भी रहे हो, इसमें कुछ हिस्सा तो देखो सी रूट का है एंड बाकी कुछ हिस्सा आपका रेल रूट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि अगर एक बार इंडिया की यहाँ तक कनेक्टिविटी यूरोप तक पहुंच गई, फिर साथ में तो अल्बानिया है यहाँ पे, तो वो भी तो यूरोप का ही पार्ट है, तो इस तरह से ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी बढ़ सकते हैं। हालांकि हो सकता है उस लेवल तक ना बढ़े, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, पर कुछ हद तक तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अल्बानिया का जो बॉर्डर है, बेसिकली अल्बानिया किस सी को टच करता है, वो टच करता है आपका एड्रियाटिक सी को, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। डू यू गेट द पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको देश आपको साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो हो गया, मैसिडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, ये कंट्री के साथ बॉर्डर टच होता है। यहाँ पर कोसोवो भी है, ठीक है, वो सर्बिया कोसोवो का इशू चलता रहता है, आप जानते हैं उसके बारे में भी। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इसी जगह के ऊपर ना इस पर्टिकुलर कंट्री में ही एक लेक ओहरिड है, ठीक है, और ये डीपेस्ट लेक है, आपको बाल्कन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे अल्बानिया के जो आपको जानने चाहिए थे। बाकी डेफिनेटली हमारे ऐसा बताया जाता है कि पुराने रिश्ते भी हैं, अल्बानिया की जो लैंग्वेज है उसका संस्कृत के साथ लिंकेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इंडिया यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट भी यहाँ पे मदद हो रही है। नेक्स्ट एक टॉपिक डिस्कस कर ले, दैट इज विद रिगार्ड्स टू मियावाकी टेक्निक। देखो वैसे तो ये टॉपिक मैंने अराउंड 2-3 महीने पहले भी डिस्कस किया था, पर क्योंकि लंबा टाइम हो गया है तो थोड़ा इसको एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी पता क्या हुआ है, क्यों ये न्यूज़ में है मियावाकी टेक्निक? क्योंकि आपके जो कोल पीएसयूज है या लिग्नाइट पीएसयूज हैं, उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट किया है। क्यों? ताकि कहीं ना कहीं जो कोल कम्युनिटीज है ना, उनको बेनिफिट हो पाए अंडर द सस्टेनेबल ग्रीनिंग इनिशिएटिव। क्योंकि देखो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, तो मियावाकी मेथड से अगर कम समय के अंदर घने जंगल एस्टेब्लिश करने हैं तो उसके लिए मियावाकी टेक्निक ही मदद करेगी। दरअसल में ना आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आपको जापानीज आपको साइंटिस्ट कह लीजिए या बॉटनिस्ट कह लीजिए, वो देखने को मिलते हैं जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। उन्होंने ही यहाँ पे इस टेक्निक को डेवलप किया है। होता क्या है ना, ये अर्बन फॉरेस्ट ग्रो करने का एक तरीका है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ना आपकी जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको सर्वे किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज ग्रो करी जा सकती है। फिर वहाँ की सॉइल न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी को देखा जाता है, एंड अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को तैयार किया जाता है। अब क्योंकि आपने वहाँ पर इस तरह की स्पीशीज को ग्रो करने की कोशिश की है जो वहाँ के बिल्कुल नेटिव है, तो बहुत ज़्यादा आपको इनपुट देने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड उसके बिना भी ये चीज़ ग्रो हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना। पर इनको जो ग्रो करना होता है ना, उनको बहुत ही क्लोज विसिनिटी के अंदर ग्रो करना होता है। बहुत ही आपको मतलब डेप्थ डेप्थ भी और डेंसिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, ताकि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर एक तरह से फॉरेस्ट की तरह ग्रो कर जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो आत्मनिर्भर प्लांट्स होते हैं, उनको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और बिल्कुल जैसी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हमारे फॉरेस्ट के अंदर होती है, उसी को ही हम कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस वजह से क्योंकि वहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग भी है, तो रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह के मल्टी लेयर्ड आपको फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये होती है मियावाकी टेक्निक। इसके माध्यम से आप समझ गए किस तरह से जो शायद हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेता, अब वो जो फॉरेस्ट है लगभग 5 से 10 सालों के अंदर ही आप ग्रो कर सकते हो। बेनिफिट्स डेफिनेटली बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ग्रो कर दिया तो कार्बन सिंक की तरह वो काम करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होगी, एंड काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर पाएंगे। आपकी जो भी सर्विसेज होती हैं, चाहे आपकी रेगुलेशन सर्विसेज हो गया, आपकी बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम सर्विसेज हो गया, वो सारी यहाँ पे प्रमोट होती हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, वाटर कंट्रोल हो गया, ये सब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिसअपीयरिंग ईस्ट अफ्रीकन ग्लेशियर्स। देखो अगर आप पिछले 3-4 साल का यूपीएससी का पैटर्न देखो ना, तो कई बार ऐसा आया है कि कौन सी लेक यहाँ पे डिसअपेयर हो गई है, कौन सी ऐसी लेक है जो काफी तेजी से आपकी खत्म होती जा रही है। तो कुछ ऐसी लेक्स के बारे में ही ना आपकी जो जर्नल है इन्वायरमेंट रिसर्च, उसके अंदर बात करी गई कि अगर हम बात करते हैं आपके ईस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन की, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ लेक्स हैं जो बहुत तेजी से, सॉरी जो ग्लेशियर्स हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पर डिसअपियर कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे एक मेजर बात करी गई है, यहाँ पे आपको तंजानिया आपको देखने को मिल जाएगा इस एरिया के अंदर। तो तंजानिया के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ना शायद माउंट किलिमांजारो के बारे में सुना होगा। एक बेसिकली वॉल्केनो है, वहीं पर आपको जो नदर्न आइस फील्ड, सदर्न आइस फील्ड, कर्स्टन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर्स काफी तेजी से आपके श्रिंक होते जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। दिस एरिया बिलोंग्स टू आपका ईस्टर्न अफ्रीका। उसी तरह से रेवेंजोरी रेंज, ये भी बिल्कुल यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये रही रेवेंजोरी रेंजेस। यहाँ पर आपको माउंट स्टैनले, माउंट स्पिक एंड माउंट बेकर, युगांडा आपका या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से आपको जो कीनिया भी बिल्कुल इसके पास में देखने को मिलता है, वहां पर नॉर्दरी एंड डार्विन ग्लेशियर, लुइस ग्लेशियर, ये कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी तेजी से यहाँ पर श्रिंक हुए हैं। तो इनके नाम हमें थोड़े से आइडिया होने चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया के अंदर है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है। यहीं पर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, मतलब माउंट किलिमंजारो ही इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाती है। और 3 डिस्टिंक्ट तरह के वॉल्केनिक कोन, जैसे आपको किबो, ओवेंजी एंड शिराकोबो, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका अर्थ क्या है, डीग्लेशिएशन। डीग्लेशिएशन क्या होता है, एक तरह से ग्लेशिएशन होता है पहले तो, जिससे आपके ग्लेशियर्स बनते हैं, और ग्लेशियर्स का छोटा होना, उनका मेल्ट होना, कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं डीग्लेशिएशन। और अगर आप खुद सोचो, अगर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाएंगे तो कहाँ जाएगा उनका पानी?
उनका पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे सी लेवल्स के अंदर राइज करेगा, उसको बढ़ा देगा, एंड इसकी वजह से आपका आइस मास भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, एंड इसका इम्पैक्ट हम सबके ऊपर डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन, जिसके बेसिस के ऊपर मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका मुझे आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम की, तो यहाँ पर आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत बन जाएगा। एफआरपी की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है, बिल्कुल ठीक बात है, एंड सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको यहाँ पे फिक्स करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। रायसीना डायलॉग आपका नीति आयोग नहीं, आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको यहाँ पे होस्ट करता है। थर्ड इज इनकरेक्ट। आज का होमवर्क क्या रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला ना यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, और आप समझ पाओगे कि जो चीजें हम प्रीलिम बूस्टर में पढ़ रहे हैं वो कैसे रिलेट होती हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया था, मतलब दिया थी ना, था नहीं, आज मैं दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू आपका वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग। ये भी आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, काफी ईजी है, हिस्ट्री का टॉपिक है, बट आई एम श्योर आपको पता होगा। कल जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस अब कर लेते हैं। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। देखो एक्चुअल में ना, जब हम बात करते हैं कमेटीज की, तो कमेटीज का आप जानते हो कहीं ना कहीं काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सारे बिल्स तो हमारे यहाँ पे चर्चा नहीं हो सकते, है ना, पर वैसे भी और भी पार्लियामेंट्री कमेटीज हमें देखने को मिलती हैं। पर जो सबसे बड़ी होती है ना, वो लार्जेस्ट होती कौन सी है, आपकी एस्टीमेट कमेटी ही आपकी सबसे लार्जेस्ट होती है। मैं थोड़ा सा आपको एस्टीमेट कमेटी में अगर बताने की कोशिश करूं, तो जब ना एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन तो 1950 में हो गया था, उस टाइम के ऊपर इसके सिर्फ 25 मेंबर हुआ करते थे, पर धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप को बढ़ा दिया गया, और आज के समय हमारे पास इसके 30 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो 30 के 30 मेंबर्स है ना, वो सारे आपको लोकसभा से ही देखने को मिलते हैं। एक साल के लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है इस तरह के, और इनका काम पता क्या होता है, आपको जैसे बजट होता है, बजट के अंदर जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको ये एग्जामिन करते हैं। डू यू गेट द पॉइंट, ये होता है एस्टिमेट कमेटी का यहाँ पर काम। ठीक है, हालांकि जो कमेटी है वो बनी भली 1950 के अंदर थी, पर कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन है वो पहले से ट्रेस हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है 1921 के आसपास। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो यहाँ पर जानते हो कि आप 15 मेंबर्स आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी की, तो यहाँ पर भी आपको 15+7 मेंबर्स ही, यानी कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर पिटिशंस कमेटी की बात करें, यहाँ 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आपको देखने को मिल जाते हैं। आई एम श्योर आपने लक्ष्मीकांत के अंदर सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी डोंट वरी, मैंने पूरी डिटेल के अंदर हर कमेटी के अंदर यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हो। दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया था विद रिगार्ड्स टू इक्वेटोरियल काउंटर करंट। देखो दरअसल में होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये रहा आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो होता क्या है, आपके जो करंट्स वगैरह होते हैं, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गया, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ इक्वेटोरियल भी, पर एक काउंटर करंट भी आता है जो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, जो कि ईस्टर्न साइड के अंदर हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। होता क्या है कि कई बार जैसे मान लो इसी की बात करें, अगर हम किसी की भी बात कर लो, तो मान लो यहाँ पे क्या होता रहता है, जैसे आ रहा है ना पानी, कन्वर्जेंस हो रही है नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट की और सदर्न इक्वेटोरियल करंट की, उस कन्वर्जेंस की वजह से कहीं ना कहीं पानी पाइल अप हो जाता है। वो पाइल अप जो पानी है फिर कहीं ना कहीं वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करने लग जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो दरअसल में दो इक्वेटोरियल करंट्स का कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस होना ही इक्वेटोरियल काउंटर करंट के ईस्टवर्ड फ्लो को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका था आज का डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।